So let's start with today's topic, that is metals and नॉन मेटल्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ेंगे तो बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो आप लोगों ने पहले भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रखा है, को ऑलरेडी आइडिया है कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब मैं क्या लिख रही हूँ, सिंबल्स लिख रही हूँ। आपने 9th क्लास में पढ़े हैं ना, सिंबल्स हैं। ये आयरन का सिंबल है, ये कॉपर का सिंबल है, ये सिल्वर का सिंबल है, गोल्ड AU गोल्ड होता है, ठीक है। ये सारे मेटल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, देयर मैनी मेटल्स, ठीक है। ये सारे के सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हम एक्सेट्रा लिख देते हैं। नॉन मेटल्स, अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स में कंपेयर करूँ तो नॉन मेटल्स कम होते हैं, मेटल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। अब आपको पता है ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। ये फॉस्फोरस और सल्फर ये क्या है, ये गैस नहीं है, ये सॉलिड सब्सटेंसेस, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें गैसेस भी मिलती हैं और इसमें हमें सॉलिड्स भी मिल सकते हैं। अब मेटल्स में आप देखो, कोई मैंने गैस का एग्जांपल लिखा है क्या? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, सारे के सारे सॉलिड्स हैं। मैंने एक भी गैस का एग्जाम्पल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गैस होती ही नहीं है, ठीक है। मेटल्स जो हैं वो जनरली गैसेस नहीं होते। अब हमें क्या पढ़नी है? हमें पढ़नी है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिर हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिए एक टेबल आपकी वर्कशीट में भी गिवन है, आपकी सपोर्ट मटेरियल में भी आई थिंक इसकी टेबल गिवन है। तो आपको ये करनी है। NCERT से जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो करने हैं, ठीक है। अब हम एक एक पढ़ते हैं और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर कुछ नहीं लिखी होगी तो मैं आपको वो अलग से बता दूँगी। सो फर्स्ट इज़ लस्टर। इसमें बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, लस्टर लिखा हुआ है। ये आपकी वर्कशीट में आपको अच्छे से दिख जाएगा। लस्टर का मतलब शाइन। मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस, दे हैव लस्टर, दे आर लस्टरस। हम कुछ भी कह सकते हैं। उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। जैसे कि सिल्वर देख सकते हो, अब सिल्वर शाइनी होता है, गोल्ड शाइनी होता है। ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे शाइनी सरफेसेस होती हैं उनकी, लस्टर होता है उसमें। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड दे आर नॉन लस्टरस, दे डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस। जैसे कि कार्बन, सल्फर, ये सारे के सारे देखो आधे से ज़्यादा तो ये गैसेज ही होती हैं। मेटल्स जो हैं ज़्यादातर तो गैसेज होती हैं। तो जो ज़्यादातर गैसेज हैं, गैसेज के अंदर तो आप क्या मतलब शाइनी सरफेस होगा उनका, तो सरफेस ही आपको पता ही नहीं चलता। तो गैसेज ऑब्वियसली डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस। जो सॉलिड्स हैं वो भी शाइनी नहीं होते, जैसे सल्फर, कार्बन तो सबने देखा हुआ है, कोयला, ठीक है, वो सबने देखा हुआ है। सो दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। इसमें एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर ना मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है दैट इज़ एक्सेप्शंस। सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एक्सेप्शन क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेटल है पर बिहेव नहीं करती मेटल की तरह, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नॉन मेटल है पर उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करती। वो एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं, आयोडीन गैस में भी मिलती है हमें और आयोडीन सॉलिड भी होती है। तो आयोडीन के जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, वॉयलेट कलर के शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। वॉयलेट पता है ना, पर्पल का डार्क वाला। सो दैट इज़ आयोडीन के क्रिस्टल्स एंड दैट इज़ शाइनी इन कलर। सेकेंड है हार्डनेस। मेटल्स आर वेरी हार्ड, ठीक है। मेटल बहुत हार्ड है, आप उसे नाइफ से कट नहीं कर सकते, दे आर जनरली वेरी हार्ड। इसके अंदर 2 एक्सेप्शंस हैं। वो 2 एक्सेप्शंस हैं सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये दोनों किसकी एक्सेप्शंस हैं? ये दोनों मेटल्स की एक्सेप्शंस हैं सॉफ्टनेस और हार्डनेस के अंदर। ये जो दोनों मेटल्स हैं ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो हार्ड हैं, सिर्फ इन 2 मेटल्स को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट हैं तो क्या होगा, आप इन्हें आराम से ब्लेड से या चाकू से, नाइफ से, किसी भी चीज़ से आप कट कर सकते हैं। आप सोच सकते हो कि आप कभी आयरन को कट कर लोगे एक नाइफ से? हम कभी भी
हम किसी आयरन को या गोल्ड को आप कट कर सकते हो, हम नहीं कट कर सकते उसे। बट हम अगर सोडियम और पोटाशियम की बात करते हैं, सो दे आर सो सॉफ्ट, हम इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं कि हम उसे आराम से नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सो दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नॉन मेटल्स की हार्डनेस की बात करते हैं। सो दीज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ओके, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्या मतलब है इसका कि नॉन मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट है। एग्जाम्पल कार्बन ले लूँ, कोयला सॉफ्ट होता है, सल्फर बहुत सॉफ्ट होता है, फॉस्फोरस सब सॉफ्ट होते हैं। अभी मैंने बताया या तो वो गैसेस हैं, गैसेस तो है ही सॉफ्ट, और अगर कोई सॉलिड भी है, ठीक है, तो वो सॉलिड भी सॉफ्ट ही मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है डायमंड। डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, डायमंड जो है कार्बन से बनता है, और डायमंड इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। सबसे ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड, और वो क्या है, एक टाइप का नॉन मेटल। तो ये भी हो गई इसकी एक्सेप्शन। तो अभी अब तक हमने 3 एक्सेप्शंस कर लिए हैं। एक हमने आयोडीन के बारे में पढ़ा था कि आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, लेकिन ये शाइनी होता है। दूसरा हमने पढ़ा 2 मेटल्स के बारे में, सोडियम और पोटाशियम, ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं। सारे मेटल्स हार्ड हैं पर ये दोनों सॉफ्ट है। फिर हमने पढ़ा एक नॉन मेटल के बारे में, दैट इज़ डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है पर वो बहुत हार्ड है, और सारे के सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। अगला है स्टेट। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा होगा। मेटल्स, सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे ना, यहाँ पे ऊपर आपको एग्जांपल्स दिखाए थे। सारे मेटल सॉलिड होते हैं सिर्फ एक मेटल को छोड़कर, और उस एक मेटल का नाम है मरकरी। मरकरी इज़ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड होता है, ठीक है, थर्मामीटर्स में होता है ना, लिक्विड ही होता है, सॉलिड तो नहीं होता। सॉलिड होता है तो फ्लो नहीं करता। तो इट इज़ अ मेटल एंड इट इज़ लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर। तो ये इसकी एक्सेप्शन हो गई, लिखा हुआ है एक्सेप्ट मर्करी लिक्विड फॉर्म। नॉन मेटल्स सॉलिड्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स गैसेस हो सकती हैं, नॉन मेटल्स लिक्विड भी होते हैं, बट लिक्विड सिर्फ एक ही है। देयर इज़ ओनली वन नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और उसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, सारे के सारे नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं, सिर्फ एक है जो लिक्विड है, वो है ब्रोमीन। सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, गैस कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक है जो लिक्विड है और वो है मर्करी। सो आप समझ रहे हो ना, दिस ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमसे यही पूछा जाता है। ठीक है, डिफरेंसेस लिखने के लिए अगर आएगा तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जो टफ है या जो हमें याद रखना पड़ रहा है वो है ये एक्सेप्शंस दैट यू हैव टू रिमाइंड। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, इन दोनों की डेफिनेशंस आ सकती हैं विद एग्जांपल। मेलिएबिलिटी क्या है? मेलिएबिलिटी का मतलब वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे कि हम किसी भी मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स, उसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, आप उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल, गोल्ड फॉयल। कितनी पतली एल्यूमिनियम की फॉयल होती है ना, तो वो कैसे बनी? मेलिएबल है इसलिए बन गई। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। अगर आप कोयले को आप हैमर करोगे, उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे, तो वो शीट में नहीं कन्वर्ट होगा, पाउडर पाउडर हो जाएगा, चूरा चूरा होकर पूरा का पूरा वो फैल जाएगा। देखा होगा ना सबने, कोयला देखा हुआ है। ऐसे ही सल्फर, फॉस्फोरस, कुछ भी देख लो, सारे के सारे मेलिएबल नहीं होते, नॉन मेलिएबल सब्सटेंसेस होते, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। अगला है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वायर्स में हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ड्रॉ कर सकते हैं मतलब खींच कर पतली पतली तारें बना सकते हैं उसकी। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है इसको डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स की तारें बनती हैं, कॉपर की तार होती है, एल्यूमिनियम की तार होती है, सिल्वर की तार होती है, इन सब की वायर्स होती हैं, तो हम इसे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डक्टिलिटी। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, आप उसको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं?
ऑब्वियसली करते हैं। आप सबको पता है कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पर एक्सेप्शन है लेड, पीबी और मर्करी। ये दोनों पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये लेड और मर्करी दोनों ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं हैं। बाकी सारे के सारे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। और बेस्ट कौन है? बेस्ट है सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर एंड देन कम्स कॉपर। देन नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे हम। नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चाहे कॉपर है, कॉपर बोल रहे हैं, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, सारे के सारे दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। इसमें भी एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट लिखा हुआ है आपके उसमें भी। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है। एलोट्रोप का नाम मैंने पहले भी लिया था डायमंड में। डायमंड भी कार्बन से बनता है, एलोट्रोप है ये कार्बन का एलोट्रोप, ठीक है। और ऐसे ही ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। तो ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो। सो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर, पर बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अगला है टॉपिक, अगला है जो प्रॉपर्टी है विच वी आर डिस्कसिंग इज़ डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी जनरली हाई होती है। डेंसिटी हाई होने का आप ये मतलब समझ सकते हैं कि उसका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है पर वॉल्यूम, ठीक है। थोड़े से वॉल्यूम के अंदर अगर आप ऐसे समझ लेते हैं कि आपने थोड़ा सा आपके पास आयरन है और कोयला है, तो आयरन भारी होगा या कोयला भारी होगा? आयरन विल बी मोर हैवी ना। सो दिस इज़ बिकॉज आयरन की डेंसिटी या मेटल्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल्स थे, मैंने आपको बताया था पहले, तो क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं तो उनकी डेंसिटी भी कम ही होती है। हल्के मेटल्स होते हैं, आराम से कट भी जाते हैं और डेंसिटी भी उनकी कम होती है। बाकी सारे मेटल्स आर हाईली डेंस, बहुत हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा मास ज़्यादा होता है उनका। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों ही कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बहुत इजीली मेल्ट हो जाएंगे, और जो ये हैं वो कॉल इट मेटल्स जो हैं उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। लोहा है, लोहे को आप थोड़ा सा जलाओगे तो क्या मेल्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है तब जाकर वो मेल्ट होगा। पर नॉन मेटल्स के केस में आप थोड़ा सा उसको गर्म करोगे, इट इज़ गोइंग टू मेल्ट। लास्ट इज़ सोनोरस। सोनोरस ही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसमें। आई विल जस्ट राइट इट हियर। सोनोरस का मतलब पता चल रहा है साउंड से रिलेटेड है। मेटल्स को अगर हम हिट करते हैं किसी चीज़ से तो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ठीक है। दे आर नॉन सोनोरस, दीज आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब पता होना चाहिए। सोनोरस का मतलब है कि मेटल्स को अगर हम हिट करेंगे किसी चीज़ से तो आवाज़ मतलब बेल जैसी साउंड आएगी, और नॉन मेटल्स में ऐसी कोई साउंड नहीं आती है क्या? कोयले को अगर आप हिट करोगे तो कौन सी आवाज़ आएगी? कोई नहीं आएगी, वो तो टूट जाएगा। और इसकी जगह अगर आप एक लोहे को अगर आप हिट करोगे किसी पेन से, किसी भी चीज़ से, तो उसमें आवाज़ आती है, टिंगलिंग साउंड आती है, ठीक है। सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगला है टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। आज की जो वर्कशीट है उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस की हुई है। वन इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर एंड द अदर वन इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सो फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, एयर के साथ मेटल्स का क्या रिएक्शन होता है इम्पॉर्टेंट है। मेटल प्लस ऑक्सीजन, एयर का मतलब यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट
रिएक्शन, ये जनरल फार्मूला है, सारे के सारे मेटल्स उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, ये बैलेंस हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है, इसको भी बैलेंस करना है, तो ये 2 हो गया, इधर 4 करना पड़ेगा, इधर 3 × 2 3। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर के अंदर ये मेटल और ऑक्सीजन कभी भी रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, सारे के सारे मेटल्स एक ही स्पीड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ धीरे रिएक्ट करते हैं और कुछ करते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम विगरसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड दे कैच फायर। ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा, इतना फास्ट होता है, इतना वायलेंट एक्सप्लोजन टाइप का रिएक्शन होता है कि वो फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, बिकॉज सोडियम एंड पोटाशियम एक्ट विगरसली यू कैन से रिएक्ट विगरसली विद एयर एंड इट कैचेस फायर। सो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कैचिंग फायर वी कीप इट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में रखेंगे तो वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, फायर नहीं लगेगी। नहीं तो वो क्या होता है कि हवा में जो ऑक्सीजन है, हवा में जो मॉइस्चर है, उसी के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, अगला जो है वो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ये सब भी एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट ये स्लोली रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट स्लोली इन एयर। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन नॉर्मली वैसे बर्न नहीं करता, बट आयरन की जो फिलिंग्स हैं, आयरन फिलिंग्स वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। फिलिंग्स का मतलब आयरन का पाउडर काइंड ऑफ समथिंग। ठीक है, आयरन के छोटे छोटे पीसेस। आयरन को पूरा अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करने की कोशिश करोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बर्न, बट आयरन फिलिंग्स कैन बर्न इन ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर तो हमने देख लिया, कॉपर जो है वो बर्न नहीं करता, बट इसके अंदर एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर कॉपर के ऊपर बन जाती है जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तब। सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों काफ़ी नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के मेटल्स का मैंने बताया कि कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है, और ये जनरल रिएक्शन आपको याद करनी है। सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हर की आपको जनरल रिएक्शन याद करनी बहुत ज़रूरी है। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके भी मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहे थे, वाटर के साथ रिएक्ट करके भी मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और बनाएंगे साथ में हाइड्रोजन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ किसके साथ रिएक्ट कर रही है, क्या बन रहा है और कौन सी गैस बन रही है। गैस जो बन रही है ना, वो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं कि कौन सी गैस रिलीज़ हुई है उसमें। तो आपको सिर्फ गैस बतानी है और टेस्ट बताना होगा कि उसको टेस्ट कैसे करोगे कि कौन सी गैस है। ठीक है, अभी मैं आपको टेस्ट भी बताती हूँ। अब ठीक है, अब ये पहला हो गया कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना। फिर ये जो मेटल ऑक्साइड है इसको हम फर्दर वाटर के साथ और रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहले मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, फिर मेटल ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है ना। सी, जैसे कि ऑक्सीजन की में था कि ऑक्सीजन अलग अलग टाइप के मेटल्स के साथ अलग अलग स्पीड से रिएक्ट करती है, ऐसे ही मेटल्स वाटर के साथ भी अलग अलग स्पीड से रिएक्ट करते हैं। कुछ बहुत जल्दी कर लेंगे, कुछ देर से करते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, कुछ स्टीम से करते हैं, कुछ ठंडे पानी से कर लेंगे। इस तरीके से सब अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से करते हैं। ठीक है, सो मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठंडे पानी से, मॉइस्चर से, कैसे भी ये रिएक्ट कर लेंगे। देन कम्स मैग्नीशियम। ठीक है, फर्स्ट ये वाला है। ठीक है, आप याद रखना, सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये कोल्ड से ही रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है।
फिर आता है मैग्नीशियम, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, पानी गर्म होगा तो रिएक्ट करेगा। देन कम्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये जो तीनों हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम पानी से भी ज़्यादा गर्म होती है हॉट वाटर से, और स्टीम के अंदर और ज़्यादा हीट होती है। सो दिस रिएक्ट्स विद स्टीम ओनली, दैट इज़ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये और कम रिएक्टिव हो गए ना, तो ये सब स्टीम से रिएक्ट करते हैं। एंड लास्ट है ये लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ, क्योंकि ये काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एंड ये जो साइड वाला जो ब्लॉक है इसमें लिखा हुआ है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट तो करते हैं वाटर के साथ, पर उसके बाद बबल्स से फॉर्म हो जाते हैं और वो जो उसका ऑक्साइड बनता है तो फिर वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं वाटर के ऊपर। जो उसके ऑक्साइड्स बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए। सोडियम और वाटर फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट, काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ मेटल। ठीक है, ये हमने किया। अब ये जो 4 क्वेश्चन है मैं एक बार आपसे, अच्छा एक ये हो गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही एसिड्स और बेसिस की तरह रिएक्ट करते हैं और वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। आपने पढ़ रखा है ना कि मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स की इनका नेचर पढ़ा हुआ है ना। ये आपने पढ़ा था ना पहले, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है या इज़ इट बेसिक और एसिडिक। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में के साथ रिएक्ट करते हैं, अभी तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी मेटल ऑक्साइड को जो वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, तो यानी कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। और ऐसे ही जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो अगर ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक हैं तो इसको किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, एसिड के साथ, ताकि वो सॉल्ट और वाटर बना सकें। लेकिन दो हमारे पास वी हैव 2 मेटल ऑक्साइड्स, 2 मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं सॉल्ट और वाटर बनाने का। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, इनका एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं। इसकी 2 रिएक्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिया हुआ है आपको Al2O3 + 6HCl, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इस टाइम ये किस तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। इट विल रिएक्ट विद HCl एंड फॉर्म 2AlCl3 + H2O। ओके, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, और ये क्या है, ये एसिड है, एंड हेयर इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। अब इसको हम बेस के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी सॉल्ट बनेगा। अब इसके सॉल्ट का नाम होता है NaAlO2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट। ये आपकी वर्कशीट में नहीं लिखा हुआ, इसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट + वाटर। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्ट। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जिंक ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा ZnCl2, ये एक सॉल्ट है, प्लस वाटर H2O। इसको हम बेस के साथ NaOH के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो बनेगा Na2ZnO2। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। जैसे इसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट था ना, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको अभी एग्जाम्पल्स पूछे भी हुए हैं, तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स एज इट इज़ लिख देना। ठीक है, इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पता है, ये मैंने बताया था ऊपर। सेकंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी बताया था। वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल, ये भी बताया था मैंने आपको। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। अब ये भी बताया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन लिख देंगे आप, जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स। और
और सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, और एग्जाम्पल्स इसके 2 हैं और इसकी दोनों की रिएक्शंस भी लिखनी है आपको। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये क्वेश्चंस जो हैं आपको ये अपनी वर्कशीट के साथ मुझे करके देने हैं। ठीक है, सो these are the questions, 3 questions. Give reason. Platinum, gold and silver are used to make jewelry. रीज़न बताना है आपको। 3 इक्वेशंस लिखनी है, आयरन की स्टीम के साथ, पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम विद वाटर, एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द मेटल दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रखे हैं वैसे आपसे। फिर भी अगर कुछ नहीं मिलता तो आप अपनी NCERT बुक की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है।